हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो जीएस की क्वेश्चन है डीएफसीसीआईएल का ऑब्जेक्शंस करने वाले, उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी कि क्या क्या है, क्योंकि काफी लोगों को डाउट्स है कुछ क्वेश्चन में। इनफैक्ट जो दो तीन क्वेश्चंस थे वो काफी साइंटिफिक टेम्पर चाहिए है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं वो सारे कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। काफी लोग हैं जिनको फिजिक्स की उतनी डीप नॉलेज नहीं होगी, शायद वो 10th क्लास के फिजिक्स वगैरह पढ़ के गए होंगे, या कुछ भी जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होंगे, तो उन लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा क्वेश्चन। तो जरा समझते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में और क्या इसमें आंसर होने चाहिए। देखिए, अगर आपको इसके बारे में समझने की कोई जरूरत नहीं है अगर, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आंसर तो जो दिया है इन्होंने वो बिल्कुल सही दिया है, राइट। तो मैं अभी आपको इसके बारे में समझाता हूँ जरा कि क्या है और क्या नहीं है। देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। अगर ये कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी है और नीचे इस सरफेस पर रखी हुई है, इनके बीच में सपोज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और इस बॉडी जो है, इसकी जो वेट है, इसके ऊपर वेट मैं बोल रहा हूँ, मास नहीं, सपोज 40 न्यूटन है, यानी इसकी मास 4 केजी होगी, राइट। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन मैं बोल रहा हूं, उसकी वैल्यू आएगी 0.4 इंटू 40, क्योंकि म्यू इंटू एन होती है। अभी जरा समझिएगा गौर से, ये हुई स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तब हमें दिखेगी जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा करके और इसे खींचने की कोशिश करेंगे। सपोज हम 10 न्यूटन की फोर्स लगाकर इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब 10 न्यूटन के इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी इस तरफ फ्रिक्शन कितने न्यूटन की देगी? क्या 40 न्यूटन, ये अभी ये 16 न्यूटन की देगी? नहीं, ये 16 न्यूटन की फ्रिक्शन अभी नहीं देगी, क्योंकि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ये अपने तरफ सिर्फ 10 न्यूटन से ही खींचेगी अभी, और आपके बॉडी को आगे नहीं बढ़ने देगी। इसे मिनिमम कितने फ्रिक्शन को ओवरकम करना है? 16 न्यूटन के फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। तो अभी तो आप सिर्फ 10 न्यूटन का दे रहे हैं फोर्स, तो ये 10 न्यूटन ही लगाएगा, और ये 10 न्यूटन जो फ्रिक्शन अभी लग रही है ना, इसे अभी हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम देते हैं, ठीक है। और जब आप धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, सपोज 11 कर दिया, 12 कर दिया, 13, 14, 15, 16, और जैसे ही आप 16 से जरा भी ऊपर जाएंगे ना, ये बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, और रिस्पॉन्ड करके थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में ये बॉडी कितना फोर्स लगाएगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स 16 न्यूटन, जो कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल औकात है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। इससे ज्यादा वो फ्रिक्शन नहीं लगा सकती है, राइट। तो 60 न्यूटन की ये फ्रिक्शन लगाएगी, और आपने 16.1 न्यूटन का फोर्स से इसे खींच रखा है, यानी ये 0.1 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से आगे की तरफ खींच जाएगी, राइट। तो ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू हुई ना, ये है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, और ये होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है सेल्फ एडजस्टेबल होती है। आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स लगेगा, तब तक जब तक कि ये लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर ना हो जाए, राइट। ये अभी आपको समझ में आ चुकी है। इसकी डायनेमिक फ्रिक्शन भी इसे कहते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है दोस्तों? रोलिंग फ्रिक्शन तब होती है जब आप किसी रोलर के ऊपर, रोलर अगर इस तरह से मैं रोलर रख दूं, मैं पेन रख दूं, और पेन के ऊपर किसी बॉडी को ऐसे लेके स्लाइड करूं। ये घर का आपका बेलन है, और बेलन के ऊपर आपने कुछ रख दिया, अब इस बॉडी को ऐसे ऐसे आप स्लाइड करो, तो क्या ये बॉडी स्लाइड करने में उतना मुश्किल होगी जितना ये सरफेस पर हो रही थी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये देखिए, इसके पास जस्ट लाइन कांटेक्ट है, और इसके पास पूरी तरह से सरफेस कांटेक्ट था, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इसमें कम हो गई है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर रोलर में कम हो जाता है, तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू कम देगा। फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करता है कि एरिया आपके कितने कांटेक्ट में है किसी सरफेस पर, राइट। तो रोलिंग फ्रिक्शन में चूंकि एरिया कम होती है, इसलिए आप वहां पर उसको देखेंगे कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के वैल्यू से उसकी वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन में कम होती है। तो यानी ये दोनों कंडीशन ही सही है, और इसलिए इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी फिजिक्स की नॉलेज होनी जरूरी थी। मे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने की। ये जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये है फ्रीज कोल्ड वेपर क्या होगा। यानी फ्रीज किया गया कब? फ्रीज हो गया जब किसी चीज को कोल्ड किया गया। तो जब ये वेपर कब बनेगा? क्या हीट करने से? नहीं, हीट करने से तो ऑब्वियसली ये मेरे को आंसर लग रहा है कि ये गलत दिया है इन्होंने। क्यों गलत दे रहा है इन्होंने, इसके थोड़े डीप में हम लोग समझते हैं। सपोज ये वाटर है एट 20 डिग्री,
तो हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कूल कर रहे हैं। कूल कर रहे हैं यानी सेंसिबल कूलिंग, इसके धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रही है, होते होते ये 0 डिग्री पर यहाँ पहुंच गई। और 0 डिग्री पर हमें निकालना पड़ेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे ही हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0 डिग्री पर ही बाहर निकाला, ये बॉडी फ्रीज हो जाएगी और कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगी, और फ्रीज होकर ये आइस बन जाएगी। एट दिस पॉइंट ये फ्रीज हो चुकी है, राइट। और इस पोजीशन में वो क्या था, यहाँ पर वो अभी भी वो लिक्विड था और प्लस थोड़ा सा सॉलिड धीरे धीरे वो बन रहा था नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से ये नहीं बना था, ये नहीं बना था। 0 डिग्री पर आने के बाद ये फ्रीज हुआ है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर अगर करेंगे तो इसी वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस को हमने धीरे धीरे हीट करना शुरू किया। सेंसिबिलिटी, इसकी टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गई। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर आप अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको देते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देते हैं, जो कि वाटर के लिए काफी ज्यादा होती है, राइट। अब जब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप देते हैं, तब ये कंप्लीट वेपर बनता है। तब तक के लिए ये लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में होता है। ये काफी जबरदस्त कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप जब हीट कर रहे थे तो धीरे धीरे यहां से जो निकल रहा था वो वेपर ही निकल रहा था, पर वो इवापोरेशन हो रही थी, इवापोरेशन हो रही थी, ठीक है। और यहां पर जो बना है ना, ये सैचुरेटेड वेपर इसे हम लोग कहते हैं, अगर साइंटिफिक इसके नाम दे दूं तो सैचुरेटेड वेपर, जो कि कंप्लीटली वेपर फेज है। तो अगर ये वेपर फेज की बात कर रहा है तो डेफिनेटली हम इसे कहेंगे कि बॉयल, क्योंकि जब आपने इसे बॉयल कर दिया यानी लेटेंट हीट ऑफ अपने वेपोराइजेशन दे दिया, तब ये वेपर बना, तो उस कंसेप्ट से ये बॉयल होगा। और हीट तो बेसिकली दो तरह से इसे हम देख सकते हैं, हीट इज अ एनर्जी। तो ये जस्ट एक कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे हीट लगाएंगे। जरा देखिए ये कोल्ड क्या है, कोल्ड एक कंडीशन है, यहाँ पर हीट हम लेके आ रहे हैं एक एनर्जी पैरामीटर। थोड़ा एब्सर्ड नहीं लगता है, बॉयल एक कंडीशन पैरामीटर हम लोग लेकर के आते हैं यहाँ, तो वो ज्यादा सूट करता है। तो इसलिए मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। बाकी फिर देखते हैं DFCCIL इसके बारे में क्या करती है। लेकिन होल कंसेप्ट यही है कि कंप्लीट वेपर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालने के बाद ही बनता है, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखिए हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, सेरेब्रम। देखिए ये आंसर दिया है DFCCIL ने, फोरे ब्रेन। ये किस सेशन का क्वेश्चन है मुझे नहीं पता, और काफी लोगों ने सेरेब्रम करके आया है आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखिए फोरे ब्रेन इसका आंसर सही है एज पर NCERT 100%। सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, जो सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके आपके थिंकिंग को प्रोसेस करती है, थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए इसका आंसर है द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि क्लास 10th की ये कटिंग ली गई है, क्लास 10th की बुक से। तो आप भी ये रेफरेंस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत है, लेकिन जो वो पीछे वाली क्वेश्चन थी वेपर वाली, उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए 3 क्वेश्चन, अगर आपके कोई डाउट्स क्लियर हुए होंगे तो प्लीज आप नीचे लिखिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है। और अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो आ जाइए अपने टेलीग्राम ग्रुप में, डाउट्स डालिए, वहां पे काफी लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे वहां पर, राइट। तो टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।